विद्यार्थियों, हम सरकार के अंगों की बात कर रहे थे। उसमें व्यवस्थापिका को पढ़ लिया, कार्यपालिका को देख रहे हैं। कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज मंत्री परिषद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में परामर्श और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में है। कल मैंने बताया प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भी अनुच्छेद 74 में ही है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। इस तरीके से देखा जाए तो भारत में जो मंत्री परिषद है उसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति को उसके कार्यों में परामर्श और सहायता देना होगा। भारत में संवैधानिक दृष्टि से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, संवैधानिक दृष्टि से। लेकिन वास्तव में उन समस्त शक्तियों का प्रयोग, क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन पद्धति को अपनाया गया है, इस कारण से राष्ट्रपति को जो संविधान के माध्यम से कार्यपालिका संबंधी शक्तियां दी गई है उनका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री व उसका मंत्री परिषद करता है। एक चीज़ मैं आपको और अलग से बता दूं, कई बार आपने सुना होगा मंत्रिमंडल। एक शब्द होता है मंत्री परिषद, एक शब्द होता है मंत्रिमंडल। तो ये जो मंत्री होते हैं उनके 3 स्तर होते हैं, कैबिनेट स्तर, राज्य स्तर और उप स्तर। जब तीनों स्तर के मंत्रियों को एक जगह कर दिया जाता है, वो जो संस्था बनती है वो कहलाती है मंत्री परिषद। और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शामिल कर दिया जाए तो वो कहलाती है मंत्रिमंडल। उसके बाद हम बात करेंगे मंत्री परिषद का गठन। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये मैं कल भी बता रहा था। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, जरूर नहीं अकेला दल हो, अगर 2 या 2 से अधिक दलों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया है और उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है और उन्होंने अपना नेता चुना है, तो उसको भी भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। सीधी सी बात यह है कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए जरूरी है कि व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना अनिवार्य है। उसके बाद है अन्य मंत्रियों का चयन। अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं। कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य होगा, इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास में भेजता है। राष्ट्रपति जिन जिन नामों का प्रस्ताव प्राप्त करेगा प्रधानमंत्री से, तो उन्हीं लोगों को वो मंत्री पद पर नियुक्त करता है। उसके बाद है मंत्रियों का कार्य विभाजन, अर्थात कौन व्यक्ति किस स्तर का मंत्री होगा और किस विभाग का मंत्री होगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति भी ये सारा निर्धारण प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। अर्थात कौन व्यक्ति कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा, कौन उप मंत्री होगा, किसको विदेश मंत्री बनाया जाएगा, कौन गृह मंत्री होगा, कौन वित्त मंत्री होगा, कौन रेल मंत्री होगा, इन सब का निर्धारण प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद राष्ट्रपति उनको कार्यों का विभाजन औपचारिक रूप से करता है। उसके बाद है शपथ। मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। उसके बाद कार्यकाल। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं, अर्थात जब तक राष्ट्रपति को लगता है कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक वो व्यक्ति अपने मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि भारत का प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है और ऐसा अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना ही पड़ता है सभी मंत्रियों को। लास्ट में हम त्यागपत्र की बात करेंगे और वो ये बात है कि मंत्री अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री के कहने पर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी विशेष मुद्दे पर, राष्ट्र से संबंधित मुद्दा हो, कोई घोटाला हो, उससे संबंधित अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है प्रधानमंत्री के विरुद्ध, तो फिर संपूर्ण मंत्री परिषद को हटना होता है। अगर प्रधानमंत्री ने किसी अकेले मंत्री से त्यागपत्र मांगा है तो अकेला व्यक्ति ही हटेगा, संपूर्ण मंत्री परिषद नहीं हटती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।